So hello students, so this is the lecture number 1 of our qualitative analysis. ठीक है, और इस लेक्चर के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं. So this is the lecture number 1 of qualitative analysis. और ये जो चैप्टर है हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम एटलीस्ट 10 जनवरी से पहले खत्म कर ही लें. ओके, 10 जनवरी से पहले बिल्कुल एडवांस प्लस लेवल पे हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट विथ ब्लॉक केमिस्ट्री. उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस चैप्टर को किस तरह से स्ट्रक्चर करने वाला हूं. थोड़ा सा तरीका आपको अलग लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, आप फॉलो करिए इसको, बहुत फायदा होगा आपको. ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉमनली यूज्ड रिएजेंट्स हैं जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में, आप जैसे पोटेशियम साइनाइड बहुत यूज होता है, पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है, लेड एसीटेट यूज होता है, देन आप NaOH बहुत यूज करते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो, H2S का बहुत ज्यादा रोल है. तो पहले मैं ग्रुप बनवाने से पहले, इसमें जैसे ग्रुप बनाते हैं अपन, कैटायंस का ग्रुप, एनायंस का ग्रुप, तो वो करने से पहले मैं कुछ कॉमनली यूज्ड रिएजेंट्स के बारे में आपको बताता हूं. तो हमारे लगभग 2 लेक्चर्स, 2 या फिर हो सकता है 3 लेक्चर इसमें चले जाएं कि हम सिर्फ कॉमनली यूज्ड रिएजेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे. ठीक है, बहुत अच्छे से उसके बारे में आपको जानना होगा. उसके बाद ही एक अच्छा फाउंडेशन हमारा तैयार हो पाएगा इस चैप्टर के लिए. तो टॉपिक डालो सबसे पहले, कॉमनली यूज्ड रिएजेंट्स. और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट NaOH. फर्स्ट रिएजेंट दैट वी आर गोइंग टू डील विथ इज NaOH. तो सबसे पहले आपको सॉल्युबिलिटी पढ़नी होगी सभी की. इनकी सॉल्युबिलिटी पढ़नी बहुत जरूरी. तो NaOH एक्वस के बारे में हम पढ़ने वाले. तो हाइड्रोक्साइड आयन एक्चुअली में यहां पर है जो कि प्रेसिपिटेट बना सकता है गिवन मेटल कैटायन के साथ. हम इन गिवन रिएजेंट्स का एक्शन देखना चाहते हैं अलग अलग कैटायंस के साथ, और वही कैटायंस जो आपकी सिलेबस में है. ठीक है, वही कैटायंस जो आपके सिलेबस में है, या फिर मैं ऐसा कहूं वही कैटायंस जिनको हम एक्चुअली में क्लासिफाई कर पाए हैं. जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब कैटायन की टेस्टिंग होती है तो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2. हो सकता है आपने स्कूल्स में भी प्रैक्टिकल वगैरह किया हो, तो इतना तो आपने देखा होगा कि कुछ कैटायंस के ग्रुप्स बने हुए हैं. तो हम उन्हीं कैटायंस को, उन्हीं ग्रुप ऑफ कैटायंस को यहां पर कंसिडर करते हैं. जो कैटायन उस ग्रुप में नहीं है उसका क्या सर, उनके लिए स्पेसिफिक कुछ टेस्ट्स होते हैं. ठीक है, और जनरली आप देखोगे तो लगभग हर तरह के कैटायन आपको ग्रुप्स में मिल जाते हैं, बट फिर भी कुछ कैटायन जो छूट जा रहे होते हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, और वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो हम इसी चीज को दिमाग में रखते हुए पढ़ेंगे कि जो कैटायंस ग्रुप में है उन्हीं की बात करने वाले हैं. तो NaOH एक्वस, इसका काम क्या है? सबसे पहले लिखोगे हाइड्रोक्साइड की, ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाना है. ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाना है इसके बारे में. पहला, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल. आर वाटर इनसॉल्युबल, सभी इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट, क्या क्या एक्सेप्शन था याद करो. अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, ग्रुप 1 वाले सॉल्युबल हैं, दैट इज एल्कली मेटल्स की बात हो रही है यहां ग्रुप 1 से. एंड भारत सरकार ये जो है सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स है. बाकी सभी हाइड्रोक्साइड्स आपको इनसॉल्युबल मिलते हैं. तो यहां पर एक्शन इसका कुछ इस तरह का है कि आपके पास कोई भी M+X होगा, कोई भी M+X मतलब कोई भी मेटल कैटायन, आपने उसमें NaOH डाला, आपने उसमें NaOH एक्वस डाला,
तो ऑब्वियसली उसका हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर मेटल ये नहीं है तो, ठीक है, अगर मेटल ये नहीं है तो, बिकॉज इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और सिंस प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, कुछ रिएक्शन नहीं हुआ ऐसा लगेगा, तो वो टेस्ट्स के लिए उसको बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो टेस्ट्स जब हम करा रहे होते हैं, वी वांट रिएजेंट्स टू प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं हम, इस वजह से अभी देखना प्रेसिपिटेट्स पे हमारा थोड़ा ज्यादा जोर रहेगा। ठीक है, तो M प्लस एक्स NaOH डाला मैंने, तो मान लो MOH होल X का प्रेसिपिटेट बन गया, MOH होल X का प्रेसिपिटेट बन गया। एंड नाउ ये प्रेसिपिटेट क्या फर्दर एक्सेस NaOH डालने पर डिसॉल्व हो जाता है? क्या ये फर्दर एक्सेस NaOH डालने पर डिसॉल्व हो जाता है? बात ये हमको करनी है। तो देखो, जब इसमें हम एक्सेस NaOH डालेंगे, एक्सेस NaOH डालेंगे तो रूल ये है कि वही प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होगा, क्योंकि देखो यार, NaOH बेस है और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तो बेस और बेस का रिएक्शन तो हो पाना संभव है नहीं। और ये बात मैंने आपको बताई हुई पहले, GIOC में भी पढ़ाया हुआ है कि वही लोग NaOH के साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर पाते हैं जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स एम्फोथेरिक नेचर के। तो यहां पर ये डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा गिवन दैट कंडीशन क्या है कि M जो होना चाहिए वो एम्फोथेरिक होना चाहिए, M जो होना चाहिए वो एम्फोथेरिक होना चाहिए। अगर वो एम्फोथेरिक है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एम्फोथेरिक है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारे पास कंडीशन है, ऐसा कुछ कंडीशन है। अब एम्फोथेरिक कौन होता है? एम्फोथेरिक की लिस्ट आपके पास है, मैं 2-3 एग्जांपल बता दे रहा हूं, इसको भी लिखिएगा कॉपी में। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम +3 के साथ रिएक्शन करा रहे, लेड +2 के साथ रिएक्शन करा रहे, एंड आयरन +3 के साथ रिएक्शन करा रहे। तो जैसे ही हमने इसमें NaOH डाला, जैसे ही हमने इसमें NaOH डाला, इसमें NaOH डाला, इसमें NaOH डाला, तो तुरंत ही इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली व्हाइट होगा, देखो थोड़ी आइडिया आ जा रही होगी आपको, व्हाइट होगा ये प्रेसिपिटेट, क्योंकि एल्यूमिनियम P ब्लॉक का है तो कोई खास पोलराइजिंग पावर होती नहीं है, और हाइड्रोक्साइड की पोलराइजेबिलिटी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये व्हाइट कलर ही आता है। और जब हम एक्सेस में डालेंगे NaOH, एक्सेस में डालेंगे, तो यस, एल्यूमिनियम बीइंग एम्फोथेरिक इन नेचर कैन कॉम्प्लेक्सेट विथ OH- फॉर्मिंग सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ये फॉर्मेशन कर सकता है। लेड भी सिंपली इसी तरह से है, क्योंकि पहले तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड देखकर समझ आ रहा है पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, और लेड का पोलराइजिंग पावर भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये भी कलर में तो व्हाइट ही आएगा, ये भी व्हाइट आएगा। और जब हम इसमें एक्सेस NaOH डालेंगे, जब हम इसमें एक्सेस NaOH डालेंगे, तब ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज लेड भी एम्फोथेरिक होता है। लिस्ट में आता था ना लेड भी, जनाबे अली गाय सुना करे वो सभी आसमां के 3-5-3-3 प्रभु, तो वो जो प्रभु था उसमें किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, उसमें किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो जो प्रभु था उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो ये लेड हाइड्रोक्साइड भी आपके पास PbO2, जिंक जैसे जिंकेट बनाता है वैसे ZnO2 2-, वैसे ये PbO2 2-, कॉम्प्लेक्सेशन सॉल्युबल है। बट जब बात करोगे आप फेरिक आयन की, तो ये भी बनाएगा, हाइड्रोक्साइड तो इनसॉल्युबल है ही, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अच्छा, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी व्हाइट होगा क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि D ब्लॉक का कैटायन है, और D ब्लॉक का कैटायन अगर आ जाए तो नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं बता सकते हम कि क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं बता सकते क्या होगा, हाइड्रोक्साइड है। तो ये तो खैर पता होगा आपको, फेरिक हाइड्रोक्साइड बहुत ही फेमस है, रस्ट है, ये रस्ट है, और रस्ट आपको पता है किस कलर का होता है, दिस इज रेडिश ब्राउन। लेकिन जब आप इसमें एक्सेस में NaOH डालेंगे तो क्या ये डिसॉल्व होगा? क्या ये डिसॉल्व होगा? आंसर है नहीं होगा, नो डिसॉल्यूशन।
on adding excess NaOH there will be no dissolution, कोई फर्दर डिसोल्यूशन होने वाली नहीं है एक्सेस NaOH डालने पे। तो बात ऐसी, ठीक है, ये बातों को आप नोट कर लीजिए। NaOH का एक्शन आप थोड़ा बहुत समझ गए। अभी ना कुछ हाइड्रोक्साइड्स के कलर मैं बता रहा हूं, उन कलर को आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कलर आपको याद रखने हैं। तो कलर ऑफ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स लिखो, कलर ऑफ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। तो अगर कोई S ब्लॉक या P ब्लॉक या D10 वाला हाइड्रोक्साइड है तो ये व्हाइट कलर का ही आएगा, ये व्हाइट कलर का आएगा। क्रोमियम एंड फेनी ये आता है ग्रीन कलर, ये आता है ग्रीन कलर। देन कॉपर दैट इज क्यूप्रस एंड क्रोमियम +2 ये आते हैं ब्लू कलर के। एंड देन कम्स मन को पसंद है कौन सा कलर, पिंक कलर, तो ये पिंक कलर। ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स के कलर बता रहा हूं। और फेरिक का जो हाइड्रोक्साइड है दैट यू वेरी वेल नो, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। सो दीज आर सम कलर्ड हाइड्रोक्साइड्स, these are some colored hydroxides that you have to remember, ठीक है। So this was all about hydroxide, NaOH के बारे में ये बातें हो गई, इतना नोट करो। एंड देन नेक्स्ट रिएजेंट पे बढ़ते हैं। एंड आवर नेक्स्ट रिएजेंट इज गोना बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Our next reagent is gonna be ammonium hydroxide, और aqueous ammonia भी लिखा हुआ रहता है, बात वही है, समझने की जरूरत है। So next reagent, reagent number 2 is ammonium hydroxide या फिर aqueous ammonia। तो इसका भी लॉजिक समझते हैं, इसका भी लॉजिक समझते हैं। तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वस अमोनिया है, तो जब इसको स्मॉल अमाउंट में डाला जाता है इनिशियली, जब इसको इनिशियली आप डालना स्टार्ट करेंगे, इनिशियली स्मॉल अमाउंट में, तब इसका जो हाइड्रोक्साइड है उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। आपके पास मेटल कैटायन है और मेटल कैटायन अगर प्रेसिपिटेट होने वाला मेटल कैटायन है तो हाइड्रोक्साइड जो है वो थोड़ा एक्टिव आयन होता है और वो प्रेसिपिटेट कर देता है। तो इनिशियली स्मॉल अमाउंट में जब आप डालेंगे NH4OH, सो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स आर प्रेसिपिटेटेड, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स आर प्रेसिपिटेटेड। तो हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट हो गए, लेकिन हाइड्रोक्साइड्स तो प्रेसिपिटेट हो गए, जैसे पीछे हुए थे वैसे यहां भी हो गए, हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट हो गए। लेकिन अभी अगर आपने एक्सेस अमोनिया डाला तो हो सकता है कि जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो उन मेटल कैटायंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना लें। क्या बना लें? कॉम्प्लेक्स बना लें, क्योंकि अमोनिया एक कॉम्प्लेक्सेटिंग लाइगेंड है। और अगर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जनरली वो सल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस ही बनाता है, जनरली वो सल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस ही बनाता है और चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। सो इनिशियली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स आर प्रेसिपिटेटेड, आगे लिखो। एंड व्हेन excess of ammonia is added, ammonia aqueous is added, then ammonia can act as complexating ligand, to form soluble complexes। आपको पता भी होगा ये बात कि अमोनिया जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाना किसके साथ चाहता है।
ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में पढ़ा दिया था कि अमोनिया डी ब्लॉक वालों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग की खोज में डी ब्लॉक वालों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। ओके, डी ब्लॉक वालों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। एंड देयर वर सम एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, मैंगनीज एंड आयरन, ये एक्सेप्शंस थे, एंड मर्क्यूरी ऑल्सो। ठीक है, मर्क्यूरी के साथ भी क्या होता है वो बात करेंगे अभी। तो यहां पर हमने ये देखा अमोनिया कैन एक्ट एज कॉम्प्लेक्सेटिंग लिगेंड टू फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। किसके साथ बनाता है वो आपको पता है। तो अमोनिया फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ डी ब्लॉक कैटायंस, डी ब्लॉक कैटायंस एक्सेप्ट Mn, Fe एंड Hg, इनको छोड़कर सभी के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो बात समझ में थोड़ी बहुत आई। क्या हो रहा होगा देखो ऐसा, M प्लस एक्स, जैसे इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला जाए तो शुरू में तो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा MOH होल X। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा तो भाई अगर मेटल वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाता है तभी प्रेसिपिटेट होगा। ऐसा नहीं कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऑब्वियसली इतना कॉमन सेंस आप लगा पा रहे होंगे। तो यहां पर M हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इसमें जब मैं एक्सेस में अमोनिया डालूंगा तो दो चीजें हो सकती, या तो ये डिसॉल्व हो जाए और या तो नो रिएक्शन। और आपको मैंने बता दिया कि डिसॉल्व कब होगा, डिसॉल्व होगा जब ये इस केस का होगा, और अदर देन दिस केस नो रिएक्शन जाएगा, अदर देन दिस केस नो रिएक्शन जाएगा। इतनी बात पहले अपने शब्दों में लिख लो, अदर देन दिस केस नो रिएक्शन जाएगा। जैसे कि पी ब्लॉक वगैरह का कैटायन है तो पी ब्लॉक वालों के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाना बिल्कुल नहीं चाहेगा। ओके, डन। सो कुछ 2-3 एग्जांपल्स अभी लिखते हैं। अभी ना एक कुछ लिस्ट बनाते हैं, एक थोड़ी बड़ी लिस्ट है जहां पर हम 4 कॉलम्स 5 कॉलम्स बनाएंगे, और ये लिस्ट थोड़ा सा समय लेगी। ओके, इंपॉर्टेंट लिस्ट है। तो आप ऐसा करिए, यहां पर मेटल आयन लिखिएगा, ऐसा मेटल आयन। देन दूसरा कॉलम बनाइएगा इधर NaOH, देन एक्सेस NaOH, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एक्सेस अमोनिया, जो भी है एक ही बात। तो ये आप कॉलम बनाएंगे अभी, ठीक है। और हम अलग अलग मेटल कैटायंस के साथ इनका एक्शन पढ़ने वाले हैं कि क्या किसमें कब होता है। सो सबसे पहले है Ag+। इसमें कुछ नई बातें भी आपको बताऊंगा, सभी बातों को अच्छे से समझते हैं। Ag+ है बेटा, तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड इसका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब आपको एक बात बताऊं मैं कि जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है ना, जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है ये व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का होता है, बट एक अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड, रूम टेम्परेचर में ही टूट जाता है। जी हाँ, होने को ये व्हाइट कलर का होता है, तो शुरू में एक व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा आपको, लेकिन फिर ये रखे ही रखे रूम टेम्परेचर पे ही Ag2O सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और सिल्वर ऑक्साइड का जो कलर है ना, वो थोड़ा सा बोल सकते हो ब्लैक बोल सकते हो, या ब्लैक ब्राउन जैसा कुछ कलर है, वो कलर आ जाता है। सिल्वर ऑक्साइड इज ब्लैक ब्राउन इन कलर, दिस इज ब्लैक ब्राउन इन कलर। इस तरह से ये टूट जाता है। फिर बात आती है, अगर मैं एक्सेस NaOH डालूं, तो एक्सेस NaOH में क्या होगा, ऑब्वियसली सिल्वर जो है वो कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो बना नहीं रहा, तो NaOH एक्सेस डालने पर इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यू विल स्टिल गेट टू सी दैट ब्लैक ब्राउन रेसिड्यू सेटलिंग डाउन देयर, वो आपको फिर भी वही दिखने वाला है। उसके बाद जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे सेम चीज होगी,
सेम चीज होगी, AgOH बनेगा, देन ये रूम टेम्परेचर पर ही टूटकर Ag2O हो जाएगा ब्लैक ब्राउन। सेम चीज लिखिएगा, हड़बड़ी नहीं करेंगे ये लिखने में, आराम आराम से एक एक कैटायन को समझेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये जो 3 लेक्चर शुरू के होंगे जिसमें मैं आपको रिएजेंट पढ़ाऊंगा, इसके साथ बोर मत होइएगा। ये बेस आपका बहुत स्ट्रांग कर देगा क्वालिटेटिव के लिए। एक तो GIOC पढ़ा दिए, वैसे ही आप थोड़े से तैयार हो गए, ये पढ़ने के बाद आप एकदम बलवान हो जाएंगे, ठीक है, और फिर एंटर करेंगे अपन चैप्टर में। तो देखो ये बढ़िया काम है यार, एकदम बढ़िया प्रोसेस से चल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत दिन लग जाएगा, नहीं, बिल्कुल समय के पहले सब कुछ हो जाएगा। बस काम की बातें करें, पढ़ाई करें, और आप ढंग से बस चीजों को फॉलो करो, और मैं ढंग से समय पे चीजों को कराता जाऊं। इधर उधर की बहुत ज्यादा बकवास ना करें तो बहुत आराम से चीजें हो जाती हैं और प्रोसेस के साथ हो जाती हैं, ठीक है। तो जब एक्सेस अमोनिया डालोगे बेटा तो अमोनिया को दिखेगा सिल्वर आयन, तो सिल्वर आयन के साथ तो अमोनिया बढ़चढ़ के कॉम्प्लेक्स बनाता है। जी हां, सिल्वर अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स बन जाता है AgNH3 होल ट्वाइस +1। आई थिंक आपको सिल्वर आयन का जो एक्शन है वो अच्छे से समझ आ गया इन दोनों रिएजेंट्स पे। क्या बात नई सीखने को मिली? एक ये कलर आपको नया सीखने को मिला होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर ये डी ब्लॉक का है तो ये वाइट क्यों कर दिया, और पीछे कुछ डी ब्लॉक वाले थे वो कलर्ड क्यों थे, हाइड्रोक्साइड है तो वो भी कलर्ड है तो इसको भी कलर्ड होना चाहिए था। ये सब बातों का कोई जवाब नहीं होता, ठीक है। वो मैंने पहले ही आपको बोला था कि वो एक जनरल तरीका है, थोड़ा बहुत आप उससे आइडिया लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम सदाबहार तरीका है कि उससे आप सब कुछ बैठ के यहां प्रेडिक्ट कर लेंगे, वो नहीं हो सकता। दूसरा आयन में लिख रहा हूं लेड, सेकेंड आयन इज लेड Pb+2। तो यहां बहुत कुछ समझाने की बात नहीं है, मैं लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एम्फोटेरिक नेचर का है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स Na2PbO2 जिंकेट की तरह। यहां पर लेड हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल प्रेसिपिटेट, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आएगी तो कुछ भी नहीं होगा, लेड हाइड्रोक्साइड जैसा था वो वैसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि लेड बिलोंग्स टू P ब्लॉक, लेड बिलोंग्स टू P ब्लॉक, तो वहां पर कोई कॉम्प्लेक्सेशन देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज थर्ड आयन लिखेंगे, इट इज मर्क्यूरिक आयन, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, मर्क्यूरिक आयन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं। मर्क्यूरिक आयन, ये जो मर्क्यूरिक आयन है इसका भी तुरंत क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इनसॉल्युबल तो होता ही है, तो ये बनेगा HgOH होल ट्वाइस। अब जिस तरह से सिल्वर का जो हाइड्रोक्साइड था वो रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है, वो रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है सिल्वर का हाइड्रोक्साइड, सेम उसी तरह मर्क्यूरी का भी हाइड्रोक्साइड रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है HgO में। और HgO का कलर तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये शायद मैंने बताया भी था आपको, हीट करने से कलर चेंज होती है इसकी, नॉर्मली रेड कलर का होता है, रेड येलो ट्रांजिशन शायद मैंने आपको बताया था इसका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वाले पोर्शन में। तो दिस इज रेडिश कलर, HgO प्योर रेड कलर का होता है, एकदम भड़कीला लाल, ठीक है। तो HgO हो गया, फर्दर यहां पर कुछ होने वाला है नहीं, ये HgO ही रहेगा, एंड यहां पर भी वो HgO ही रहेगा, और एक्सेस में भी डाल दोगे तो अमोनिया Hg को कोई घास नहीं डालने वाला, वो HgO ही रहेगा, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज ऐड करना चाहता हूं, ये जो लास्ट यहां पर HgO लिखा ना मैंने, यहां मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने यहां वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था, वो लिखना मैंने फ्लो में HgO ही लिख दिया मैंने। क्या होता है कि जब हम अमोनिया गैस पास कराते हैं, हो सकता है आपने शायद टेस्ट भी किया हो, ये टेस्ट भी स्कूल में परफॉर्म किया हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। HgO तो बनता ही है, साथ ही साथ
एक डबल सॉल्ट काइंड ऑफ चीज बन जाती है NH2X। अब ये क्या है, मैं इसको ठीक ठाक एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा आपको। ये देखो क्या है ना, ये अमोनिया गैस की टेस्टिंग भी करी जाती है इसी तरह से। यहां बताता हूं आपको, क्या आपने अमोनिया गैस को टेस्ट किया है? जैसे CO2 गैस और SO2 गैस का टेस्टिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि आप लाइम वाटर, बरीटा वाटर टेस्ट वगैरह करते हैं तो वहां समझ में आ जाता है। अमोनिया गैस के लिए ना एक नेस्लर्स रिएजेंट यूज किया जाता है, K2HgI4। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट। तो ये नेस्लर्स रिएजेंट होता है और इस नेस्लर्स रिएजेंट को ऐसा फिल्टर पेपर में डाला जाता है और फिर उस फिल्टर पेपर को वो जो गैस निकल रही है उसके साथ ट्रीट किया जाता है। तो अगर वो गैस अमोनिया है तो ये जो Hg+2 का मर्क्यूरिक आयन का कॉम्प्लेक्स है, ये जो मर्क्यूरिक आयन का कॉम्प्लेक्स है वो अमोनिया के साथ कुछ ऐसा सब्सटेंस बना लेता है जो कि ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, चॉकलेट ब्राउन कलर, HgNH2I-। ये NH2- Hg का +2, तो इस तरह से, एंड दिस इज नॉर्मली Hg+2 -2। ये आपको याद करना पड़ेगा इस डबल सॉल्ट का कॉम्प्लेक्स का जो आपका आयन का कंपोजिशन है वो आपको याद करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा बनाता है, तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस है, एंड दिस इज कॉल्ड आयोडाइड। दिस इज कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मिलियॉन्स बेस। यस, दिस इज कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मिलियॉन्स बेस। आयोडाइड ऑफ मिलियॉन्स बेस, इसको मिलियॉन्स बेस बोलते हैं। दिस इज आयोडाइड ऑफ मिलियॉन्स बेस। ये बनता है चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो जब यहां पर मैंने ये लिखा एक्सेस अमोनिया पास कराई जा रही है और मर्क्यूरिक आयन अगर आपके पास है तो मर्क्यूरिक आयन ये बना ले जाता है, ये बना लेता है। एक्स क्या लिख दिया मैंने, अब मर्क्यूरिक आयन के साथ जो भी नेगेटिव आयन है वहां आ जाएगा। एक्स इज एनी नेगेटिव आयन, एक्स इज एनी नेगेटिव आयन। लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट आप पढ़ोगे वो नेस्लर्स वाला पढ़ोगे, ये वाला टेस्ट आप ये टेस्ट पढ़ोगे जहां पर वो जो नेगेटिव आयन है उसकी जगह पर I- होगा, इसलिए आप I- को वहां ज्यादा देखोगे और उसका नाम पड़ता है आयोडाइड ऑफ मिलियॉन्स बेस। इस नाम से आप उसको पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी मर्क्यूरिक आयन। अब आगे बढ़ता हूं मैं, क्यूप्रिक आयन की बात करते हैं। पीछे जगह नहीं है, क्यूप्रिक आयन। नेक्स्ट इज क्यूप्रिक आयन, Cu+2। तो Cu+2 पहले तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर मैंने लिखा ही दिया है, कुकर ब्लू कलर, कुकर ब्लू कलर। और इस तरह से लिखा है ना अपन, कुकर, कुकर। और किस कलर का कुकर है? ब्लू कलर। एंड ऊपर आ जाता है क्या? करेला और फेनी। इस तरह से भी याद करते हैं इसको, करेला और फेनी। ये ग्रीन कलर के होते हैं, करेला और फेनी ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ऑब्वियसली दिस इज ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट। एक्सेस में NaOH डालूंगा, कुछ नहीं होने वाला क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है, तो ये यही रहेगा। यहां पर भी हाइड्रोक्साइड के साथ ये प्रेसिपिटेट करेगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इसमें अमोनिया डालेंगे तो कॉपर बहुत ही सुंदर डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है NH3 4+2। इसके बारे में हमने अच्छी खासी चर्चा की है जब हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस की, जब हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई की है, तो उसमें हमने इस कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। दिस इज डीप ब्लू, दिस इज डीप ब्लू एंड सॉल्युबल। मेरी बात को समझना, दिस इज डीप ब्लू सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। मतलब यहां पर तो आपको प्रेसिपिटेट नजर आ रहा है,
यहां पर आपको ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट नजर आ रहा है कि वो दिखेगा आपको टेस्ट ट्यूब में, वो नीचे जम गया है। बट यहां पर कैसा नजर आएगा, यहां पर कुछ इस तरह से, देखो ये दिख रहा है जैसे ये ऐसे डीप ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है ना, ये तो आपको वैसा कोई प्रेसिपिटेट नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो ये भी बात हो गई। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आयन को लिखते हैं बिस्मथ +3। मैं नंबर नहीं डाल रहा, आयन लिखते जा रहा हूं। बिस्मथ +3, तो ऑब्वियसली सबसे पहले बिस्मथ हाइड्रोक्साइड बनेगा, एंड सिंस ये एम्फोथिक नहीं है तो बिस्मथ हाइड्रोक्साइड वैसे ही रह जाएगा। एंड देन अगेन ये ना ही तो ये डी ब्लॉक का है, तो अमोनिया भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने वाला नहीं है, तो सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। कैडमियम की बात करते हैं, Cd+2, तो Cd+2 Cd हाइड्रोक्साइड, Cd एम्फोथेरिक नहीं है तो NaOH के साथ कुछ नहीं होगा। हल्का अमोनियम हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट आएगा, लेकिन सिंस कैडमियम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, इट फॉर्म्स अमोनियकल कॉम्प्लेक्स NH3 4+2, एकदम क्लियर सॉल्यूशन हो जाता है, क्लियर सॉल्यूशन। मतलब वहां पर डीप ब्लू हो रहा था, सॉल्यूबल था, ये भी सॉल्यूबल है, बट काइंड ऑफ बोल सकते हो कलरलेस है, काइंड ऑफ कलरलेस है। अमोनियकल कॉम्प्लेक्स जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, क्यूप्रिक और निकल, इन दोनों के अमोनियकल कॉम्प्लेक्सेस ही ब्लू कलर के होते, अदरवाइज कलरलेस ही होते हैं, अदरवाइज कलरलेस ही होते हैं। एक कोबाल्ट का ध्यान आ रहा है, एक कोबाल्ट का ध्यान आ रहा है, कोबाल्ट येलो कलर्ड होता है। ब्लू कलर्ड तो दो ही है, ब्लू कलर्ड दो ही है, कोबाल्ट का अमोनियकल कॉम्प्लेक्स येलो कलर्ड है। लिखा देते हैं, अभी सब कुछ आएगा, अभी बस एक एक करके ध्यान से देखते जाएंगे। और अभी जो जो कलर लिखाते जा रहा हूं, अगर आपको अच्छा टॉप रैंक चाहिए ना, तो वो कलर्स भी अच्छे से ध्यान रखो, वो कलर्स भी ध्यान रखो। सो नेक्स्ट इज फेरिक आयन। फेरिक आयन में बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, और ऑब्वियसली अब फेरिक हाइड्रोक्साइड का कुछ नहीं होने वाला, तो यहां भी फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहां भी फेरिक हाइड्रोक्साइड, सब में फेरिक हाइड्रोक्साइड। देन फेरस आयन आएगा, फेरस आयन, तो ये बनेगा फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड का कलर मैंने बताया आपको पीछे, करेला और फेनी, तो फेनी ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है, और इसका भी कुछ होने वाला नहीं है, ये ना तो एम्फोथेरिक है और ना ही अमोनिया को आयरन में इंटरेस्ट है। और एक बात मैं बता सकता हूं इसके बारे में कि इसको अगर आप खुले आसमान के नीचे, आसमान नहीं वो लैब की छत भी हो सकती है, मतलब खुले एटमॉस्फेयर में अगर आप इसको रख दें तो ये एरियल ऑक्सीडेशन कर लेता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। कलर इसकी बदल जाती है रेडिश ब्राउन में, इसकी कलर भी रेडिश ब्राउन में बदल जाती है, ग्रीन से रेडिश ब्राउन ये हो सकता है अगर इसको आप कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो दिस इज फेरिक आयन। नाउ यहां भी वही रहने वाला है। आइए क्रोमियम +3, क्रोमियम +3, तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज ऑब्वियसली ग्रीन कलर, करेला फेनी, तो करेला ग्रीन कलर, एंड एम्फोथेरिक है, जी हां एम्फोथेरिक है, तो सॉल्युबल हो जाएगा, NaCrO2 सॉल्युबल हो जाएगा, और यहां पर एम्फोथेरिक भी है, साथ ही साथ डी ब्लॉक का भी है, तो मजे आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स बनेगा क्रोमियम का, क्रोमियम का अमोनियकल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से। तो ब्लू कलर के दो ही कॉम्प्लेक्स मैंने बताया, लेकिन ये कलर्ड होता है, ये पिंक कलर्ड है, ठीक है, दिस इज पिंक कलर्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा कलर, दिस इज पिंक कलर्ड क्रोमियम का अमोनियकल कॉम्प्लेक्स। देन नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3, this will be aluminium hydroxide, obviously white color,
and then NaAlO2 soluble, aluminium hydroxide insoluble, and even with ammonia ये कोई कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है नहीं. Then comes Mn+2. Mn+2 is Mn हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज का हाइड्रोक्साइड. मन को पसंद है कौन सा कलर? पिंक कलर. तो ये आया पिंक कलर, ये पिंक कलर. क्या ये एम्फोटेरिक है? नहीं, एम्फोटेरिक नहीं है, तो ये हाइड्रोक्साइड वैसा ही रहेगा, यहां भी हाइड्रोक्साइड वैसा ही रहेगा. लेकिन क्या ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है? जी नहीं, अमोनियकल कॉम्प्लेक्स मैंगनीज का नहीं बन पाता है, तो ये ऐसा ही रहेगा. MnOH होल ट्वाइस, ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होगा. ओके, ठीक है. देन कम्स कोबाल्ट+2. कोबाल्ट+2, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड, फिर से वही मन को पसंद है पिंक कलर. क्या कोबाल्ट एम्फोटेरिक है? जी नहीं, तो कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड वैसा ही रहेगा. क्या कोबाल्ट डी ब्लॉक का है? अमोनियकल कॉम्प्लेक्स बना सकता है, बिल्कुल. कोबाल्ट जो है अमोनियकल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ. कोबाल्ट अमोनियकल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ +2 वाला, एंड दिस विल बी येलो कलर्ड सॉल्यूशन. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहां है अमोनियकल कॉम्प्लेक्स का? क्रोमियम के केस में 6 है, ठीक है. बाकी इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नजर आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नजर आ रही है. चलिए, ये भी आसान था, इसमें भी कुछ खास बात है नहीं. जिंक के लिए देख लीजिए, लिख लीजिए जिंक, Zn+2. तो जिंक हाइड्रोक्साइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ऑब्वियसली D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा. एंड दिस विल बी जिंकेट, Na2ZnO2. दिस विल बी अगेन जिंक हाइड्रोक्साइड, व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड दिस विल बी जिंक का अमोनियकल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बनता है NH3 4+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ. ये कॉम्प्लेक्सेशन हुआ. नाउ कम्स निकल आयन. तो निकल आयन की बात कर लेते हैं. लास्ट आयन एक तरह से इस लिस्ट का लास्ट आयन है Ni2+. सो निकल के साथ निकल हाइड्रोक्साइड, जी हां, निकल हाइड्रोक्साइड बना. एंड देन इधर भी आएगा निकल हाइड्रोक्साइड, देन निकल हाइड्रोक्साइड, बिकॉज एम्फोटेरिक है नहीं तो ये ऐसा ही रहेगा. निकल का अमोनियकल कॉम्प्लेक्स बनता है, जी हां बनता है, NiNH3 एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉपर और निकल के अमोनियकल कॉम्प्लेक्स ब्लू होते हैं, तो ये भी ब्लू होता है, ये भी ब्लू होता है. So that's all about ammonia and NaOH. And now we are all set to move to the third reagent. Third reagent, that is potassium iodide. Write down potassium iodide, Ki. Third reagent is Ki, potassium iodide. चलिए, तो पोटेशियम आयोडाइड के बारे में बात करते हैं. ये भी काफी यूज में आने वाला है आपके. तो यहां पर सबसे पहले हम ये लिखेंगे भाई कि सॉल्युबिलिटी कैसी है. मतलब सॉल्युबिलिटी चार्ट का देखो, पग पग पे इस्तेमाल होगा. सॉल्युबिलिटी चार्ट का पग पग पर इस्तेमाल होगा. तो यहां पर लिखेंगे CBI वाले आज क्यों हो गए पागल, यही था ना. तो ऑल आयोडाइड्स आर soluble. All iodides are soluble except CBI वाले आज क्यों हो गए पागल, Pb+2. लेकिन याद करो, आयोडाइड के लिए 2 चीजें और लिखाई थी, बिस्मथ का आयोडाइड और मर्क्यूरिक आयोडाइड, वो दोनों भी ऐड हुए थे. तो यहां पर बिस्मथ और मर्क्यूरिक ये भी ऐड हुए थे. तो इतने आयोडाइड्स हमारे पास हैं जो कि इनसॉल्युबल है, ठीक है.
आयोडाइड्स के रिएक्शन पढ़ेंगे अभी, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि चलो प्रेसिपिटेट तो हो जाएगा, बट एक्सेस के आई फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ व्हाट, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ, किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जी हां, पी ब्लॉक कैटायंस इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और Hg, पी ब्लॉक कैटायंस बोलने का मतलब समझो मेरी बात कि पी ब्लॉक और मर्क्यूरी के इनसॉल्युबल आयोडाइड्स के साथ, समझ गए बात, मतलब वहां पर जो इनसॉल्युबल आयोडाइड है उसका कैटायन पी ब्लॉक वाला होना चाहिए, या मर्क्यूरी भी होगा तो चलेगा। इनके इनसॉल्युबल आयोडाइड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाइएगा इनको, जो क्यूप्रिक आयन और फेरिक आयन है ये रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं Ki के साथ। और ये पॉइंट जेई एडवांस ने पूछा है अभी फिलहाल 1-2 साल पहले, पढ़ाते बहुत पहले से आ रहे हैं ये सब। क्यूप्रिक आयन एंड फेरिक आयन both shows redox with I माइनस मतलब आयोडाइड ही हो गया, Ki ही हो गया, क्योंकि उसमें पोटेशियम तो जस्ट एक स्पेक्टेटर आयन ही है। तो I माइनस के साथ ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं। कैसा रेडॉक्स शो करते हैं बता रहे हैं, ये देखिए ऐसा, कॉपर +2 है और आपके पास I माइनस है, तो क्यूप्रिक आयन रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है अगर उसका इनसॉल्युबल आयोडाइड बन रहा हो या उसका इनसॉल्युबल कंपाउंड बन रहा हो, तो ये काफी टेंडेंसी रखता है। तो Cu2I2 यहां पर ये बनाता है, दिस इज Cu2I2 एंड यहां पर बनता है I2। ये जो I माइनस है ये ऑक्सीडाइज होकर I2 में जा रहा है और क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट होता है। एक और मजेदार बात आपको मैं बताऊं, यहां ये जो I2 है ना, ये बचे खुचे I माइनस के साथ, क्योंकि आप इसको हमेशा एक्सेस में डल जाता है, तो ये जो I2 है ये बचे खुचे I माइनस के साथ, I2 और I माइनस बचे खुचे I माइनस के साथ ये I3 माइनस के भी यूनिट्स बना लेते हैं। और I3 माइनस के यूनिट्स जो होते हैं ये इस सॉल्यूशन को ब्राउन कलर दे देते हैं। ये I3 माइनस के जो यूनिट्स होते हैं ये इस सॉल्यूशन को ब्राउन कलर दे देते हैं। तो ये लिखना गलत नहीं होगा कि मैं यहां पर I3 माइनस भी लिख दूं। बट एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आजकल से मोल कंसेप्ट वगैरह पे बहुत आ रहे हैं, तो अगर वो बैलेंसिंग पूछ लेता है आपसे या फिर रिएक्शन का अमाउंट पूछ लेता है, तो यहां पर रिएक्शन में इसको I3 माइनस ना लिखकर आप I2 ही लिखिएगा। उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। रिएक्शन तो ठीक है, ये सही है, लेकिन जब आप रिएक्शन को बैलेंसिंग वाइज लिखेंगे तो आप उधर I3 माइनस ना लिखना, I2 ही लिखना, क्योंकि बेटा वो I3 माइनस ये बचे हुए I माइनस के साथ बन रहा है ना। तो जब आप वहां पर I3 माइनस लिख देते हो तो उससे क्या समझ में आता है, I3 माइनस लिख दिया, इसका मतलब I3 माइनस बना है। रिएक्शन लिखने में तो यही लगता है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बना है, I3 माइनस बना है, लेकिन एक्चुअली में I3 माइनस नहीं बना है, बना तो I2 है। वो बचे खुचे I माइनस के साथ I3 माइनस का कलर शो कर रहा है। तो जब आपको बैलेंसिंग वगैरह अगर पूछ लिया जाए तो वहां I2 लिख के बैलेंस करना, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो ये हो गया आपका कॉपर आयन का इसके साथ रिएक्शन, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली फेरिक का भी लिख लेते हैं, फेरिक का भी लिख लीजिए। फेरिक भी पोटेशियम आयोडाइड के साथ I माइनस कन्वर्टेड टू I2 या फिर I3 माइनस, अगेन ब्राउन कलर, एंड फेरिक जो है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों रेडॉक्स शो करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट है ये। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ नेक्स्ट और रिएक्शंस हैं, उनको फटाफट से लिख डालते हैं।
कुछ रिएक्शंस और हैं दूसरे आयंस के साथ, उनको लिखते हैं फटाफट, ठीक है। तो चलो, अच्छा एक पॉइंट और लिखो, एक पॉइंट और लिखो। बहुत सारे आयोडो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। आयोडो कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनेंगे बताओ? आयोडो कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनेंगे? तो आप बोलोगे आयोडो कॉम्प्लेक्स तो सर पी ब्लॉक वाले इनसॉल्युबल आयोडाइड के जो कैटायंस होंगे उनके साथ बन रहे हैं आयोडो कॉम्प्लेक्सेस। आयोडो कॉम्प्लेक्सेस तो उनके साथ बन रहे हैं। तो क्या आयोडो कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होंगे? क्या आयोडो कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर आयोडो कॉम्प्लेक्सेस तो देखो जनरली बोले तो कलर्ड नहीं होने चाहिए। जनरली कलर्ड नहीं होने चाहिए, क्यों? क्योंकि जो कैटायन है वो पी ब्लॉक का है, तो जनरली तो कलर्ड नहीं होने चाहिए। बट क्या पता सर आई माइनस अच्छी पोलराइजेबिलिटी तो रखता है ना? आई माइनस अच्छी खासी पोलराइजेबिलिटी तो रखता है, और अगर अच्छी पोलराइजेबिलिटी है तो अगर किसी कैटायन में इतनी हिम्मत है कि उसको पोलराइज करके कुछ कलर निकाल ले तो बात अलग है। हो सकता है ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो लिखो ये पॉइंट, ओनली आयोडो कॉम्प्लेक्स, मैं भी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, प्रेसिपिटेट की बात नहीं कर रहा, मैं यहां कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। प्रेसिपिटेट तो आपको पता है, प्रेसिपिटेट्स तो आपको पता है, लेड आयोडाइड वगैरह का प्रेसिपिटेट आपको पता है कि यार येलो प्रेसिपिटेट होता है, तो वो कलर निकाल ले रहे हैं वो। लेकिन यहां मैं अभी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं कि जो प्रेसिपिटेट बना और प्रेसिपिटेट बनने के बाद जो सॉल्युबल हुआ है, तो देखो अमोनिया वाले केस में कॉम्प्लेक्स बन के सॉल्युबल हो रहा था, अलग अलग कलर आ रहे थे, अलग अलग कलर, कहीं ब्लू, कहीं येलो, कहीं पिंक, ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, एकदम रंग बिरंगे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे। बट जो आयोडो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे घुलने के बाद, प्रेसिपिटेट की बात नहीं कर रहा मैं, बार बार बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं प्रेसिपिटेट की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं घुलने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स है जो कलर्ड है, वो है बिस्मथ का आयोडो कॉम्प्लेक्स। तो लिखिएगा ओनली आयोडो कॉम्प्लेक्स, only iodo complex which is colored is bismuth iodide BiI4 minus. This is yellow orange colored एंड कलर का रीजन ऑब्वियसली अब ये बिस्मथ है तो कोई डीडी ट्रांजिशन वगैरह तो होगा नहीं, पोलराइजेशन ही इसके कलर का रीजन है। सो येलो ऑरेंज कलर, this is yellow orange and this is color is due to polarization, ये कलर आया हुआ है, this color is due to polarization। ओके डन। अब लिखते हैं रिएक्शंस। तो देखो Ag प्लस के साथ पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, Pb प्लस 2 के साथ पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा। तो Ag प्लस के साथ पहले बनेगा AgI का प्रेसिपिटेट, AgI का प्रेसिपिटेट, एंड यू वेरी वेल नो सिल्वर आयोडाइड येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है, सो दिस इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। और जब मैंने इसमें एक्सेस में डाला Ki डाला तो यहां पर नो रिएक्शन, फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, बिकॉज Ki को कोई इंटरेस्ट नहीं है सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है Ki को सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो नो रिएक्शन हुआ। इसी तरह से Pb प्लस 2 विथ Ki अगर रिएक्शन करूंगा तो बनेगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का भी कलर आपको याद होगा, दिस इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। लेकिन जब इसमें मैं Ki डालूंगा क्या ये सॉल्युबल होगा? जी हाँ, ये सॉल्युबल होगा, एंड बिकॉज दिस इज Pb बिलोंगिंग टू P ब्लॉक, तो ये एक आयोडो कॉम्प्लेक्स PbI4 2 minus without changing the oxidation state of lead, this will be PbI4 2 minus. This is a clear solution, obviously क्लियर ही होना है क्योंकि मैंने बता दिया एक मात्र आयोडो कॉम्प्लेक्स है जो कलर्ड है, वो है बिस्मथ का। अच्छा अगला पॉइंट Hg प्लस 2 की बात करते हैं, Hg प्लस 2 की बात करते हैं, एंड Hg प्लस 2 में जब आप Ki डालेंगे तो आप पाएंगे HgI2।
HgI2 रेड कलर का प्रेसिपिटेट है, और अच्छा ये है शायद वो जिसको हीट करते ना, HgI2 हीट करते तो यहां पर इसमें येलो और लेड का ट्रांजिशन होता है, ये HgI2 है शायद, हीट करने से येलो हो जाता है, फिर ठंडा करो तो फिर HgI2, जैसे जिंक ऑक्साइड था, कुछ चेंज नहीं हुआ यहां पर, है ना, ये कुछ चेंज नहीं हुआ यहां पर, ये आपको पढ़ाया था मैंने, जैसे जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल दिया था, जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता है, जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता है, हीट करते हैं येलो हो जाता है, इसी तरह से HgI2 की बात है। और अगर मैं इसमें एक्सेस KI डाला, अगले पेज में लिख रहा हूं, अगर मैंने इसी में एक्सेस KI डाला तो क्या ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा? जी हां बनाएगा। मैंने बहुत बार आपको बताया कि मर्क्यूरी जो है वो थोड़ा P ब्लॉक वाली टेंडेंसी शो करता है कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। इट विल फॉर्म K2HgI4 एंड दिस इज द वन विच वी कॉल नेस्लर्स रिएजेंट। यही है नेस्लर्स रिएजेंट। क्या ये कलर्ड होता है सर? अरे कहां कलर्ड होगा, कलर्ड तो सिर्फ एक ही है, बिस्मथ का आयोडो कॉम्प्लेक्स, वही कलर्ड है, ये नेस्लर्स रिएजेंट। दिस इज अ क्लियर सॉल्यूशन, दिस इज अ क्लियर सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। ओके, अब आ जाओ मर्क्यूरस आयन में। देखो मर्क्यूरस आयन भी अपने में अद्भुत है, मर्क्यूरस आयन भी अपने में अद्भुत है। शुरू में आप KI डालोगे तो मर्क्यूरस आयोडाइड बनेगा, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। Hg2I2 ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है मर्क्यूरस आयोडाइड। लेकिन जब इसमें आप एक्सेस KI डालेंगे, सुनिएगा मेरी बात, ये भी आपको मैंने GIOC में हल्का हिंट दिया इस बात का, अभी उस पे मोहर लगाते हैं। जब इसमें एक्सेस KI डालेंगे तो मैंने आपको ये शायद डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल में ये बात बताई हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल में ये बात बताई हुई है कि जब आपके पास मर्क्यूरस आयन होता है और कोई कॉम्प्लेक्सेटिंग लाइगेंड आप लाते हैं उसके आसपास तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि Hg2+2 को बहुत लोग Hg+Hg+2 की तरह ट्रीट करने के लिए सजेस्ट करते हैं, ट्रीट लाइक दिस। ऐसे ट्रीट करने से इसके रिएक्शन समझ में आ जाते, इसके रिएक्शन समझ में आ जाते हैं। तो वैसे ही जब आप इसमें एक्सेस KI डालेंगे तो ये Hg अलग होगा और Hg+2 अलग होगा, और Hg+2 तो अपनी औकात दिखाएगा, KI के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये सेम ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स HgI4 2-, लेकिन ये मर्क्यूरी जो है ये बदनसीबी से ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनाकर जम जाएगा। मेटालिक मर्क्यूरी है, ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको नीचे मिल जाता है, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको नीचे मिल जाता है मर्क्यूरी के फॉर्म में। समझ आ गई बात? ये मर्क्यूरी हो गया, ये मर्क्यूरी मिल गया आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट। अब आ जाइए, एक बिस्मथ बच गया है, बिस्मथ की भी बात कर लेते हैं। तो बिस्मथ +3 जब इसमें आप KI डालेंगे ऑब्वियसली ब्लैक ब्राउन कलर का बिस्मथ आयोडाइड बनता है। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स बट अ प्रेसिपिटेट। कलर ध्यान रखना है, ब्लैक ब्राउन कलर का ये प्रेसिपिटेट होता है। एंड देन जब आप इसमें एक्सेस में KI डालेंगे, जब आप एक्सेस KI डालेंगे इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, द ओनली कॉम्प्लेक्स विच इज कलर्ड Bi4-1 which is yellow orange in color। तो येलो ऑरेंज कलर का ये आपको ओनली कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। सो ये हुआ आपका पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। एंड our next reagent to be discussed is, उसको भी लिख लेते हैं, चलो चौथा reagent है, fourth reagent to be discussed, and that is KCN। so KCN is the fourth reagent, write it down। fourth reagent is potassium cyanide।
पोटेशियम साइनाइड। तो देखो, तो पहले तो सॉल्युबिलिटी पढ़नी होगी, बुलेट पॉइंट्स लिख रहा हूं, फटाफट से नोट करो। ऑल साइनाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनियम ग्रुप 1, ग्रुप 2 और शायद मर्क्यूरिक अलग से ऐड करवाया था उसमें साइनाइड के लिए, चेक करिएगा एक बार, HgCN2। एंड कलर की अगर बात करी जाए तो जो Cn माइनस है, जो Cn माइनस है, इसका जो कलर आएगा ना, जनरली वो कलरलेस ही देखने को मिलता है, जनरली कलरलेस देखने को मिलता है। मतलब S ब्लॉक, P ब्लॉक के अगर कैटायंस हैं या D10 वाले हैं तो ये कलरलेस ही देखने को मिलता है, वाइट ही देखने को मिलता है। अभी मैं सबके स्पेसिफिक कलर भी आपको बता दूंगा, बट S ब्लॉक, P ब्लॉक और D10 वाले कैटायंस के साथ, इनके कैटायंस के साथ ये कलरलेस ही देखने को मिलता है। कलरलेस बोलो या वाइट बोलो, एक ही बात है। और बाकी अदर्स के साथ ये येलो कलर के आसपास होता है जनरली लिख रहा हूं भाई, अभी स्पेसिफिक लिखूंगा आगे। तो अगर कुछ ना याद आए तो साइनाइड अगर दिख रहा है तो येलो मार देना, तो 99% चांस है आप सही हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि एक्सेस में जब डालते हैं हम पोटेशियम साइनाइड को तो ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो आपको पता है ये ऊंचे लोग हैं, साइनाइड कार्बन डोनर हैं, ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ये बनाना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स किसके साथ, डी ब्लॉक के कैटायंस के साथ। तो लिखेंगे ऑल इनसॉल्युबल डी ब्लॉक साइनाइड्स आर सॉल्युबल इन एक्सेस साइनाइड। एक्सेस साइनाइड में ये बनाना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स, तो लिखेंगे ऑल इनसॉल्युबल डी ब्लॉक साइनाइड्स आर soluble in excess KCl। ओके, अब आ जाते हैं सीधे आगे की बात करते हैं। यहां पर लिखो कॉपर +2 जो है, अगला बुलेट पॉइंट, शोज redox reaction with Cn माइनस के साथ ये रेडॉक्स रिएक्शन दिखाता है। और ये रिएक्शन को मैं बिल्कुल एकदम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं आपके जेई एडवांस, अपकमिंग जेई एडवांस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इस रिएक्शन को मैं। इसका जो ज्यादा डिटेल है वो हम अंदर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत एकदम रेड कलर से मार्क कर दिया मैंने भाई, ध्यान रखना इस रिएक्शन को। ऑल्दो अभी बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन को हम आगे अंदर चैप्टर में इसकी डिटेलिंग भी करेंगे। तो रेडॉक्स करता है। चलिए अब फटाफट से रिएक्शन लिखते हैं। Ag प्लस विथ KCN और फिर यहां पर एक्सेस। ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, समझ लीजिए। एक्सेस Pb+2 के साथ भी यही काम, फिर एक्सेस, देन कॉपर +2। तो कॉपर +2 के साथ देखेंगे क्या होता है, कैडमियम +2 एंड जिंक +2, इनके साथ देखेंगे क्या हो रहा है, जिंक +2 एंड दिस। चलिए तो पहले इतना लिखते हैं। तो सिल्वर के साथ Ag+ के साथ Cn बनाएगा AgCN विच इज प्रेसिपिटेट एंड यस व्हाइट कलर का ही होता है ये प्रेसिपिटेट। और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा सिल्वर के साथ, तो सिल्वर के साथ साइनो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का बनेगा, बन जाएगा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि डी ब्लॉक का कैटायन है। लेड के साथ हाँ बिल्कुल इनसॉल्युबल तो है, PbCN2
इनसॉल्युबल तो है, और लेड है तो ये व्हाइट कलर ही रहेगा। एस ब्लॉक पी ब्लॉक मैंने बता दिया, साइनाइड व्हाइट कलर ही रहेगा। एक्सेस केसीएन में कुछ नहीं होता, इसका सॉल्युबिलिटी नहीं है। कॉपर +2 जिस रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, तो ये येलो ब्राउन कलर का पहले प्रेसिपिटेट बनाता है, CuCN2। दिस इज अ येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट। लेकिन मजे की बात यह है कि ये प्रेसिपिटेट रखते ही ऑन स्टैंडिंग तुरंत डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ये तुरंत क्षण भर में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। आप रखेंगे इसको और रखे रखे ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, ये साइनोजन गैस छोड़ता है। दिस इज CN2, दिस इज CN2 साइनोजन, दिस इज साइनोजन गैस। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, इस रिएक्शन के बारे में। फिलहाल ये रिएक्शन बस आप एक बार सुन लीजिए। कॉपर +2 कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज Cu+Cn-। तो क्यूप्रस साइनाइड बन जाता है और साइनोजन रिलीज हो जाता है। क्यूप्रस साइनाइड बन जाता है एंड साइनोजन रिलीज हो जाता है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ये क्यूप्रस साइनाइड। दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। सर एक्सेस में डाल देंगे तो घुल जाएगा क्या? बिल्कुल घुल जाएगा। क्यों नहीं घुलेगा? बिल्कुल घुल जाएगा। एक्सेस केसीएन डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉपर +1 में है तो +1 में रहते हुए ही बनाएगा कॉम्प्लेक्स। CuCN4 -3 आ जाएगा इधर, -3, तो K3 लगा सकते हो आप उधर, फिर K3 लगा सकते हो, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। देन कैडमियम और जिंक के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CdCN या फिर ZnCN। ये व्हाइट ही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। और KCN आप एक्सेस में डालोगे, सो इट विल गिव अ क्लियर सॉल्यूशन। अगेन क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन। सेम कॉम्प्लेक्स बनेगा इधर भी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। कैडमियम के साथ साइनो कॉम्प्लेक्स, जिंक के साथ साइनो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्लियर सॉल्यूशन आपको देगा। देन कम्स द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे फेरिक आयन के साथ है। फेरिक आयन, तो फेरिक आयन के साथ KCN डालेंगे तो फेरिक साइनाइड, FeCN होल थ्राइस। एंड दिस इज, देखो येलो मैंने बताया रफली आसपास येलो कलर का ही होता है, येलो ब्राउन। एंड एक्सेस में आप डालेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो पोटेशियम K3FeCN6, K3FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स बनता है। देन फेरस आयन अगर आपके पास है तो फेरस आयन, एंड दिस विल फॉर्म FeCN2 प्रेसिपिटेट है, अगेन येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। एंड एक्सेस KCN डालेंगे तो +2 में ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, +3 में ही कॉम्प्लेक्स बना था, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, +2 में ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंड द कॉम्प्लेक्स इज K4FeCN6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फेरस बनाता है कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों ही जो कॉम्प्लेक्सेस हैं बहुत ही फेमस है, जाने माने कॉम्प्लेक्स है, येलो कलर के सॉल्यूशन, बहुत फेमस कॉम्प्लेक्सेस हैं। आप आगे इनको बहुत बार आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर आप इनको बहुत बार पढ़ने वाले हैं। देन कम्स निकल, अगला है निकल, इसको देख लेते हैं। सो ये भी NiCN होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट बनाया, ग्रीनिश येलो कलर है इसकी। दिस इज ग्रीनिश येलो इन कलर। एंड एक्सेस KCN डालने पर निकल जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाना ज्यादा प्रेफर करता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कौन बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कौन बनाएगा, ये याद रखना पड़ेगा, देखते देखते याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो निकल CN4 बना रहा है, हो सकता है EAN रूल से भी फिट बैठ जाए, EAN रूल 36 आना चाहिए नेक्स्ट नोबल गैस, लेकिन कोई EAN रूल हमेशा लगता नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है, मेटल कार्बोनिल्स के साथ ठीक ठाक से लग जाता है, बाकी हर जगह मत लगा के देखना, बाकी हर जगह लगा के मत देखना। ठीक है, तो ये हो गया।
एक और आ जाता है मर्क्यूरस आयन, उसकी भी बात कर लेते हैं लास्ट। मर्क्यूरस आयन, इसको क्यों छोड़ा जाए? Hg22+। आपको अभी देखकर लग रहा होगा बहुत हैवी हो रहा है, बट ये हैवी नहीं है। एक बार पढ़िएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक दो बार पढ़िएगा आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक दो बार पढ़िएगा, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एक दो बार पढ़िएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये मर्क्यूरस आयन है, तो मर्क्यूरस आयन ये बनाता है Hg2Cn2, Hg2Cn2, दिस इज द प्रेसिपिटेट, दिस इज द प्रेसिपिटेट। और जैसे ही इसमें हम एक्सेस KCN डालेंगे, अब आपको पता है क्या होने वाला है, क्योंकि ये मर्क्यूरस है, ये मर्क्यूरस है, ध्यान से सुनना, इसका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये मर्क्यूरस है, तो अब मर्क्यूरस को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे? Hg+Hg+2, और Hg+2 को जब साइनाइड मिलता है तो ये तो सॉल्युबल हो जाता है। जी हाँ, ये तो सॉल्युबल हो जाता है, देखो पीछे लिखवाया है, ये तो सॉल्युबल हो जाता है, ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन ये जो था Hg, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट दे देगा। तो इस चीज को आपको नोट करना होगा, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। मैं एक सेकेंड यार, एक मैसेज कर दूं, फिर मैं आपको ये लिखा रहा हूं, लिख लीजिए इसको पहले। Hg, ब्लैक कलर का रेसिड्यू आ गया, एंड Hg, ये क्या बनेगा? HgCN2। तो ये तो क्लियर सॉल्यूशन है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना बेटा, ठीक है? कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, दिस इज सिंपली this is simply a clear solution. So in this way we have finished our 4 reagents, 4 reagents हमने किए हैं खत्म। और अब जो आगे आने वाले reagents है ना, वो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्जेलेट, उसमें कुछ खास बात है नहीं। एक reagent है जो थोड़ा मेहनत कराएगा आपको, वो है H2S। तो मैंने सोचा था 3 लेक्चर लगेंगे, बट अब मेरा अंदाजा है कि 2 लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स वाला पोर्शन है वो हम खत्म कर लेंगे, एंड देन वी विल डायरेक्टली स्टार्ट आवर जेडी ली। और जेडी ली से एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे, और जो उसमें एडिशनल बातें हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ये मत सोचिएगा कि जेडी ली आप चाहिए पढ़ लीजिए खुद से तो हो जाएगा, नहीं, उसको जब मैं इलैबोरेट करूंगा तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी, और मेरे इलैबोरेशन के बाद आप उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार पढ़ना है पढ़िए। फिर लेकिन बिना इलैबोरेशन के अपने मन से कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आपको मजा आने वाला है नहीं, ठीक है? ओके, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मोस्ट प्रोबेबली होगा तो लाइव ले लेंगे, बट रिकॉर्डिंग भी इक्वली गुड है, आप देख सकते हैं, ठीक है?